साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज कवि अनुवादक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में असमिया के प्रख्यात कवि और अनुवादक आदरणीय अनीसुज्जमा साहब हैं और हमारे साथ असमिया से हिंदी में बहुत ज्यादा अनुवाद करने वाले बहुत ही प्रख्यात कवि और कथाकार आदरणीय दिनकर कुमार जी हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों ही लोगों का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें हम देश के एक छोर से दूसरे छोर तक के लोगों को आपस में जोड़ने का एक सिलसिला कायम करने की कोशिश करते हैं। दिनकर जी ने बहुत ही लंबे समय से असमिया और हिंदी के बीच में सेतु बनने का काम किया है और हमारे बीच में असमिया के प्रख्यात कवि अनीसुज्जमा साहब हैं। आपकी रचनाओं ने देश के बहुत ही प्रतिष्ठित मंचों से अपनी आवाज बुलंद की है। मैं बहुत ही संक्षेप में आप सभी का परिचय करा दूं और उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम 10 दिसंबर 2001 को साहित्य अकादमी ने इस कार्यक्रम श्रृंखला का आरंभ किया था और तब से यह कार्यक्रम सतत चल रहा है और इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े कवियों और अनुवादकों ने इसमें इस मंच को साझा किया है। और हमने इस कार्यक्रम में ये अवधारणा की थी कि एक भाषा का कवि अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करेगा और उनके अनुवादक उस भाषा के कवि की कुछ कविताएं या असमिया की रचनाओं में अनुवाद, जैसा कि दिनकर जी ने काफी अनुवाद किया है, वे कुछ रचनाओं का पाठ करेंगे और अनुवाद के बीच में क्या समस्याएं आती हैं या एक कवि को क्या लगता है कि मेरी इस रचना का दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद होना कठिन है, इन सब चीजों पर भी हम बातचीत करेंगे। मैं शुरुआत में आप सभी से जनाब अनीसुज्जमा साहब का परिचय करा देता हूं। आप असमिया के प्रख्यात कवि और लेखक हैं। आपकी 7 कविता पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 2020 में अभी हाइकू कविताओं का अनुवाद पुस्तकाकार प्रकाशित होने वाला है। आपकी पुस्तकें डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आपने 8 पुस्तकों का संपादन किया है। थाईलैंड, बांग्लादेश सहित देश और विदेश के अनेक मंचों पर आपने आसाम का प्रतिनिधित्व किया है। आपको कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं: साहित्य ज्योति सम्मान, काव्य हृदय सम्मान, एकुशी सम्मान, पीस फ्रेंडशिप काव्य रत्न सम्मान, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से राइटर एक्सीलेंस अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान। आप मेघालय लिटरेरी पेंशनर के 2 बार अध्यक्ष और ऑल आसाम पोएट एसोसिएशन, जो कि उत्तर भारत की कवियों की प्रमुख संस्था है, उससे भी आप संबद्ध रहे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी से आप मान्यता प्राप्त गीतकार के रूप में स्वीकृत हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ अनीसुज्जमान साहब का साहित्य अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिनकर कुमार जी का जन्म 5 अक्टूबर 1967 में ब्रह्मपुरा, दरभंगा, बिहार में हुआ। असमिया भाषा से आपने 40 पुस्तकों का लगभग अनुवाद किया है। 2 कविता संग्रह और 1 उपन्यास आपके प्रकाशित हैं। आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें सोमदत्त सम्मान, जयप्रकाश भारती पत्रकारिता सम्मान, जस्टिस शारदा चरण मित्र भाषा सेतु सम्मान जैसे कई पुरस्कार और सम्मान। आप विगत लगभग 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हिंदी दैनिक सेंटिनल के संपादक के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ असमिया और हिंदी भाषा के प्रमुख सेतु आदरणीय दिनकर कुमार जी का भी अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अब इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जैसा कि मैंने शुरू में ही अनुरोध किया था कि अनीसुज्जमा साहब से हम उनकी मूल भाषा और उनके जिन भाषाओं में अनुवाद हुए हैं उनमें से कुछ कविताएं अपने साहित्य प्रेमियों के बीच में सुनेंगे और उसके बाद दिनकर कुमार जी, जिन्होंने रचनाओं का अनुवाद किया है, वे कुछ रचनाएं पढ़ेंगे और आपस में दोनों लोग संवाद करेंगे, जिससे एक कवि और एक अनुवादक के बीच एक ऐसी बातचीत हो जिससे अनुवाद करने वाले लोगों को भी कुछ सलाह, कुछ सीख और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिल सके। आदरणीय अनीसुज्जमान साहब।
पहले मैं मूल भाषा में अपना भाषा में बात करें। स्तब्ध तरुण केতিয়াबा তেওঁ সুধিছিলানে কেনেকৈ নৈখন ফুটি কেনেকৈ গুহাত সোমাই উশাহ নিশাহ হেৰুৱাইছিল কেনেকৈ হৈছিল পাত আৰু ফুলি উঠিছিল ফুলবোৰ লঠঙাডাল কেনেকৈ ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিছিল চিঞৰিছিল গুণগুণাই গান গাইছিল কেনেকৈ পাৰ কৰিছিল কেইবাটাও বছৰ কাকো নমতা কৰি কালৈকো নেহাঁহি কোনো মিছিলত নিমিলি সযাত্ৰাত ভাগ নলয় বতাহ বৰষুণ নেওচি কেনেকৈ থিয় দি আছিল পকী দেৱালখনত কোনেও সোধা নাই তেওঁ হয়তো কোৱা নাই নোপোৱাৰ বাবে তেওঁক বজাৰখনৰ পৰা উলিয়াই দিছিল আমন্ত্ৰণ কৰি নিয়া আছিল গোলাপী মঞ্চলৈ এনেকৈ কিমান দিন পাৰ কৰিব তেওঁ পাৰ কৰিব চীন অৰণ্যত থকা কাঁইটীয়া বনত পাৰ কৰিব পকনীয়াৰ মাজত পাৰ কৰি দিব বাৰিষাৰ উদ্মান নদীত নাও বাই বাই তেওঁক নতুনকৈ নাম দিব নালাগে পুৰণা নামটোত মাতিলেই তেওঁ উদ্ধতাত পৰি জিৰণি ল'ব জোৰ চকুকেইটাত পৰি বহি আবেলি বেলি চুৰিৰ ফাকে ফাকে সোমাই যাব ডাৱৰ পুৰণা নামটোতে বৈ আছে প্ৰেমৰ জিৰণীয়া মন ছয়মাহ যৌৱনৰ ৰেখা হালধীয়া শস্যৰ পথাৰৰ ওপৰত নাচি থকা তৰাবোৰ নিৰ্মল নিষ্পাপ I'll call it English version. Do you ever ask him how he swam across the river stream? How he climbed up the steep hill? How having entered the cave, he was out of breath? How the logs fell off and the bare branches of trees were in bloom? How one talked with another, shouted, hummed a tune. How year after year he spent not talking with anyone, never smiling at anyone, never joining a protest march, never taking part in a funeral procession. Defying the wind and rain, how he could keep standing on the wall. Nobody has asked him. Maybe he too has not spoken to anyone. And for not speaking, he was taken out of the bazaar. He was not invited to the days decked with roses. Thus, how long would he pass his days in the thorny shrubs of the unknown wilds, pass his days in the whirlpools, pass his days rowing on and on in the raging river of summer. No need to give me a new name, just call him by the old name. The moon will purse on his lips, the afternoon sun will fall on his eyes, the clouds will whip through his hair. To the old name are clinging the parsing beards of love, the hazy lines of youth, the swarm of stars over the field of yellow crops, clean and clean. মোৰ দ্বিতীয় কবিতা এইটো অসমীয়াই পঢ়িম আৰু ইংৰাজী দুটা ভাষাতে কম সংস্কাৰ সভাত প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ল 20 বছৰীয়া আঁচনি এখনলৈ নগৰখন স্থানান্তৰ কৰিব লাগে বহু হাজাৰ কোটি অৰ্থ সংস্কাৰ সাধিব
শ্মশান, কবৰস্থান আৰু গ্ৰেভয়াৰ্ডৰ বাহিৰে পুৰণা ঘৰবাৰী, মানুহ, জীৱ-জন্তু, গছ-গছনি, নৈ নিজৰা সকলোবোৰকে স্থানান্তৰ কৰিব। আঁচনি মতে ঘৰবোৰ ভাঙি পেলাব। মানুহখিনিৰ অস্থায়ী যোজনাৰ মাধ্যমত আঁতৰৰ ক'ৰবাত ঘৰ সাজি দিব। নৈবোৰ পুতি পেলাব, গছবোৰ কাটি পেলাব, ফুলবোৰ বেচি দিব, মাছবোৰ জাল মাৰি ধৰি পেলাব, গান গোৱা চৰাইজাকক বৰ বৰ সজাত ভৰাই থৈ পঢ়াশালী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিব। 20 বছৰ একোৱেই নহয়। 20 বছৰ অসমীয়া মানুহে অসমীয়া নপঢ়িলেও হ'ব, গুৰুৰ কাষলৈও নগলেও হ'ব। প্ৰস্তাৱত লিখা ৰ'ব 20 বছৰত মানুহ মৰিব পাৰে। 20 বছৰৰ বহুত দিন, বহুত ঘণ্টা, বহুত মিনিট। মাজতে এজনে ক'লে, শ্মশান, কবৰস্থান, গ্ৰেভয়াৰ্ডত কিয় বাদ দিয়া হ'ল? সেইবোৰ লৈ যাওক অস্থায়ী আৱাসৰ কাষলৈ, য'ত দিন নাযায় ৰাতি নোপোৱা। তাৰ পাছত কি হ'ল? সপোনৰ বুৱতী সুতি উলংগা মানুহবোৰে কথামতে কাম কৰিবলৈ ল'লে। লগে লগে অৰ্থৰ সংস্কাৰ, সেউজীয়া হাবিখন নাইকিয়া হ'ল, পুৰণা ঘৰবোৰ হেৰাই গ'ল, গান গোৱা চৰাইজাক উৰি গুচি গ'ল, ৰঙীন পখিলাবোৰ নাইকিয়া হ'ল, মন্দিৰ আৰু মছজিদ, গীৰ্জা, নামঘৰ সকলোবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰা হ'ল। কেৱল ৰঙা মাটিৰ এখন অসীম উপত্যকা। প্ৰস্তাৱেৰে কাম কৰা হ'ল আৰু অৰ্থৰ সংস্কাৰ। নতুন নতুন আকাশ চুব পৰা ঘৰ হ'ল, কোনেও কাৰো ভাষা নুবুজা মানুহবোৰে ভৰি পৰিল ঘৰবোৰ। দীঘল দীঘল পকী নৰ্দমা হ'ল, ফুল ফল নধৰা গছবোৰ ৰোৱা হ'ল, সৰু সৰু সজাত ৰং বিৰঙৰ চৰাই আনি মেলি দিয়া হ'ল। পূৰ্বৰ মানুহখিনিৰ অচিনাকি বহু স্কুল কলেজ হ'ল, যান বাহন হ'ল, মাত কথাবোৰ সলনি হ'ল। এজাৰ নিজাৰ পৰি গছত পৰি গান গাই থকা মাছ চোপাটো কোৰবালৈ লৈ গৈছে। English translation. Reform, translated by Narendranath Thakur. A resolution was taken in the meeting through a 20 years plan. The city should be shifted. Economic reforms worth of millions of rupees should be made. Bearing the cremation, Idgah, Maidan, and graveyard, everything should be shifted. Old homesteads, people, birds and animals, trees and plants, river and brooks. According to the plan, the house would be raised in and around with the short-term plan. The people would be housed in small houses somewhere at a distance. The river would be filled up with soil. The trees would be felled. The flowers would be sold out. The fishes would be caught with nets. The songbird would be put in large cages. The schools would be closed down. 20 years is nothing. For 20 years, the Assamese people may manage without learning Assamese. The teachers may not be approved. Someone butted in. Why are the cremations, Idgah and Maidans and graveyards exempted? These two should be shifted near the temporary houses where time hangs on day and night. What happened next? The running stream of dream, according to the naked people, began to grow. Economic reforms too at the same time. The green forest disappeared. The old houses got
First, the flock of songbirds flew away. The colorful butterflies melted away. The temples, mosques, churches, and namghars all were razed to the ground, turning into only an unknown valley of red soil. The resolution reads, people may die in 20 years. 20 years had many days, many hours, many minutes. Work according to the plan. The economic reforms too. New houses came up, almost reaching the sky. The houses were filled with people who cannot understand one another's speech. Long concrete drains were made. Trees were planted that yield neither flowers nor fruit. Colorful birds brought in small cages were released. Old residents got many strange schools and colleges. Cars and vehicles arrived. Speech and manners kept changed, and things scattered down. The kingfisher perched on the branch flew away in summer. ये दो कविता में दिनकर जी। मैं जवान साहब की कुछ कविताओं का अनुवाद पढ़कर सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है रात के मादल में। रात के मादल में कदम्ब खिलते हैं और शराब में धुत कदम नाचते हैं। हवा में कान की बाली, कमर पर हाथ का दबाव, एक पैर आगे बढ़ता है, एक पैर पीछे हटता है। पेड़ से पत्ता झरने की तरह एक साथ बहुत हाथों में कदम्ब कांपता है। मादल में फूलती हैं आंखें और फूलती है छाती, हिलते डुलते नशे में ओस में कदम्ब के पत्ते झरते हैं। भोर में उन लोगों की आंखों में उतरती है अनिद्रा की आग। दूसरी कविता का शीर्षक है अचानक निकल गया बारिश की रात में। अचानक निकल गया बारिश की रात में, आलिंगन करूंगा किसे, अंधेरे को या उजाले को, या पत्तों की सरसराहट को, हृदय की हिरणमय आकुलता को, बुलाऊंगा किसे, उस लहर को, आधी रात की बेश्या को, मृत्यु के मुंह में मुंह डाले भारी दिनों को। अचानक वजूद के भीतर महसूस करता हूँ वजूद की जंजीर, महसूस करता हूँ छोड़ आए दिनों की शाम, जहाँ सूरज की रोशनी से फल पकते हैं, गीतों का गुंजन डूबता है रंगीन आईने में। दूर कहीं डूबती है आजादी की लहूलुहान वेदना। अचानक किसकी अभिज्ञान अंगूठी खो बैठा था। शकुंतला तुम हो नारी, तुम हो पेड़, मिट्टी और फल की तरह, तुम बारिश की एक फुहार हो, तुम्हारी आंखों में है आदिम विस्मय। वाह। तीसरी कविता का शीर्षक है विदाई। विदाई। विदाई तुम्हारे सर्द मुखड़े से निकली हुई आह, उन लोगों की तरफ फूल बिखेर कर बोला, खाना चाहते हो अगर मेरे मुंह से ही खाओ। सभी एक साथ बोले, हेमंत दिनों को इसी तरह खाता है। कविता का शीर्षक है देखा था। आंखों से नींद की खुमारी खत्म होने से पहले देखा था, आसमान की छत से लुढ़क गई है लुढ़क गई है। अच्छा, दूर खिड़की में देखा था, दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोई आईने में यौवन तोल रही है। मैंने समझा है और भुलाया है, मेरे हृदय से गुजरी है कोई एक हरियाली
गुजरा है दोनों आंखों की पुतली में कतारबद्ध गिरगिटों का झुंड। इस कविता का शीर्षक है अगर कह पाता बसंत की रोशनी से तुम्हारा आंगन पोंछ पाता मैं वैसा ही करता। अगर कर पाता चांदनी की कोमलता से तुम्हारे शयन कक्ष को रोशन, हरी हवा के झोंके से तुम्हारी आंखों को उज्जवल, सागर के जल से भिगो पाता तुम्हारा बदन मैं वैसा ही करता। तुमसे मिला था जिस दिन क्या वार था नहीं जानता, उस दिन हेमंत का आखिरी दिन या शीत की शुरुआत, लोगों के हुजूम के बीच पूर्ण आलोक का एक वजूद, शब्द की सुषमा के बीच एक प्राण, श्रृंखल और प्राप्ति की एक प्रतिज्ञा। तब मैंने एक बार भी सोचा नहीं था माथे के नीचे ही छिपी रहती है किस्मत, सीने के भीतर समाया रहता है प्रेम, नीली चादर से ढकी जा सकती है संतुष्टि। कविता का शीर्षक है पीली फसल के खेत के ऊपर चांद। हाथ को छूते ही उंगलियों में खिल उठे थे फूल, आंखों में दमक उठे थे सितारे, सीने के अंदर बुलबुल ने गुनगुनाकर कुछ गाया था। तुम्हें मैं बुला लाया था भारी बारिश की नदी बनने के लिए, हरे पेड़ की छांव बनने के लिए, दमकती चांदनी की रेखा बनने के लिए। कविता है आज पूरी रात तुम्हारे पास ही गुजारी, तुम हो निर्बोध बालक, आग की लपटों की हवा में तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। चींटियों के बिल में तुमने दोनों हाथ रखे हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एक भंवर में फंसकर छटपटा रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एक पंछी की आवाज में हंस रहे हो और रो रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। भय, शंका, प्रेम, स्पर्श, दया, घृणा के बीच तुम खुद रमन कर रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम क्या समझोगे शहद रंग का नाजुक सा, दिल को ठंडक देने वाला मनुष्य का प्रेम। सुनी मांग के साथ वह आश्विन के आकाश को देखती है, स्मृति में कौंधते रहते हैं मीनाकारी किए हुए दिन, सिर पर हाथ रखकर वह दूर ताकती है। लहरें सौदागर की नाव से टकराती है, घर लौट आती है, टूटी फूटे छप्पर पर एक चूहिया अकेली दौड़ती फिरती है, उसकी उसके बेआवाज हाथ के इशारे पर पीली चिड़ियों की तरह लोग आते हैं। वाह, इतनी सारी कविताएं मुझे लगता है कि काफी हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत कविताएं हैं और इसमें जो जनजीवन है और जो डिटेल्स हैं वो इतने हाँ, बारीकी से आपने बुने हैं। निश्चित तौर पे आपकी जो एक काव्यात्मक उच्चता है, जो आपकी बृहत्तर पहचान इससे बनती है, वो निश्चित तौर पे भारतीय साहित्य के लिए एक गौरव की बात है। मैं बहुत बहुत आदर व्यक्त करता हूँ। मैं दिनकर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे आमंत्रित कवि से कुछ बातचीत संवाद शुरू करें। हाँ, हाँ। अच्छा, जवान साहब, आपने कविता कब लिखना शुरू किया था सबसे पहले? मैंने it was 61। अच्छा, 1961 से शुरू किया। हाँ, शुरू किया तो हम क्लास 9 में था। लगभग 50 साल हो गए। हाँ, 5 हो गए। दशक से आप कविता लिख रहे हैं। हाँ, और आप असमिया के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कवि हैं, और आपने अपनी शैली बनाई है, अलग आपका तरीका है। आप प्रकृति का, मानवता का गान आप अधिकतर करते हैं। मैं मेनली फोक जो लोगों का था, लोक जीवन। लोक का जीवन हमारा कविता का मेन सोर्स है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब हम कॉलेज में आ गया तो 1964 में प्री यूनिवर्सिटी में, तब मैंने पार्वती प्रसाद और ज्योति प्रसाद का दोनों का गीत सुना था और उनको लिखा हम पढ़ा था। इसीलिए हमारा इंटरेस्ट
फोक पर आ गया। उनका फोक वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूती फोक था उन लोग का, जो फीलिंग्स बहुत मजबूती था। इसीलिए उसमें हम जब आ गया तो हमारा सेंसिबिलिटी चेंज हो गया। पहले जो था वो चेंज हो गया, एक नया सेंसिबिलिटी हमारा उदय हुआ मन में। तो हम लिखना शुरू किया, पढ़ने शुरू किया। और एक बात है, जो नहीं पढ़ने से, नहीं सुनने से, गीत नहीं सुनने से, नहीं पढ़ने से कोई फीलिंग्स हृदय में नहीं जमता है। बहुत अच्छी बात। और आप किन कवियों से प्रभावित हुए असमिया के, जो आपके सीनियर कवि? सीनियर कवि हम कभी कभी कुछ बोलता है, कभी हिरेन भट्ट, लेकिन हिरेन भट्ट का प्रभाव मुझमें नहीं है। नीलमणि भट्टाचार्य उनका नहीं है। ये नीलमणि फुकन कविता का हमका लाइन ऑफ थिंकिंग सेम है। इसीलिए कोई कोई बोलता है उसका प्रभाव है, लेकिन प्रभाव में उसका पीछे हम दौड़ता। इसीलिए है ना, इतना इससे बड़ा कवि का पीछे जाना तो हमारा तकदीर है। और एक प्रभाव, एक बड़ा कवि का प्रभाव होना तो हमारे लिए वो एक नया जीवन है। नीलमणि फुकन इससे बड़ा कवि असम का, उसका पूरा ट्रांसलेशन नहीं हुआ है इंग्लिश में, नहीं तो उसका उस पार में किया था, जाता था, मालूम नहीं। उनका कविता हम खूब पढ़ता है, परंतु हम ज्यादा हम गाना सुनता है, फोक सॉन्ग, बिहू, झूमर, लोकगीत सब पढ़ने से हमारा चिंता का ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि चूंकि आपका लोक साहित्य और लोकगीतों के प्रति अत्यंत मोह रहा है और आपने असमिया के लोक जीवन को बहुत ध्यान से और बहुत कुशलता पूर्वक समझा है, आपको ऐसा कब लगता है कि इस शब्द का या इस खास एक परंपरा का क्या दूसरी भाषा में कोई शब्द होगा या नहीं होगा, इसका अनुवाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसी कौन कौन से तत्व आपको लगे? ये ठीक है। ऐसा मूल सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, दो लैंग्वेज है। सोर्स लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना इजी है, टारगेट लैंग्वेज से प्रॉब्लम है। इसीलिए जो दिनकर कुमार जो करते हैं, फोक, टिपिकल फोक से नहीं किया है। हमारा कविता में या दूसरे की कविता में जो फोक का कोई टर्म्स यूज करते हैं, उसका वो समझ जाते हैं। और बहुत दिन उन्हें असम में था, इसीलिए असम का फोक वो पूरा समझ जाए। इसीलिए उनका जो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है और सब लोग लेते हैं। ट्रांसलेशन में कंप्लीट फोक ट्रांसलेट करना तकलीफ होता है, कारण एक बिहू सॉन्ग ट्रांसलेट करना नहीं चाहिए। मैं ये कहूंगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं अनुपम जी, हर एक अंचल में, जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। जैसे एक यहाँ पर ढेकिया साग होता है, जो संभवतः भारत में और कहीं नहीं होता। कभी लोग उस ढेकिया का उपयोग करते हैं, ढेकिया पूरा कविता में। लेकिन उस साग के साथ कई परंपरा जुड़ी हुई है, कई चीजें जुड़ी हुई है, जो आप उसको अनुवाद नहीं कर सकते, है ना। इसी तरह किसी पेड़ का नाम है ना, इसी तरह पेड़ का कुछ है कि जो पेड़ यहाँ असम में है कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। अब उस पेड़ का नाम है, चिड़िया का नाम है। ये चिड़िया यहाँ जो है तो हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में भी नहीं है। तो इसमें अनुवादक को बहुत कठिनाई होती है, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन उन्हें बहुत दिन असम में है, तो जैसे ऐसा होता है जो असम में जन्म हुआ, इसीलिए he can follow, दिनकर कुमार follow, we can consume the language। हाँ, शायद इसलिए मुझे मदद मिलती है कि मैं यहीं बचपन से रहा हूँ और मैं खुद कविता लिखता हूँ। तो कविता जब हम खुद लिखते हैं तो कवि क्या कह रहा है वो मैं समझ सकता हूँ। और कभी हमारे सामने है, अगर बहुत दिक्कत होगी तो उनसे पूछूंगा कि आप ये जो लिखे हैं क्या लिखे हैं, है ना। तो इसीलिए शायद अच्छा से हो जाता है ना। हाँ, कारण है कि हम उसके अतीत को जानते हैं, वो क्यों कह रहे हैं, है ना। और जो अनुवाद गलत करते हैं वो कैसे करते हैं, अनुपम जी बताता हूँ। अगर असमिया में एक पंक्ति लिखी है कि मुगल सराय में मैंने चाय पी, मुगल सराय में मैं साग खा लूं, हाँ,
तो अनुवाद अगर कोई कर रहा है जिस सिर्फ शब्द सह कर रहा है तो वो लिखेगा मुगल चिड़िया ने चाय पी। असल में वो ये है कि मुगल सराय स्टेशन पर मैंने चाय पी, लेकिन सराय असमिया में चिड़िया है, तो मुगल है तो मुगल चिड़िया ने चाय पी, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। अनर्थ हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है। हाँ। तो असल में जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, उसके पूरे बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को, तब तक हम उसको ठीक से नहीं कर सकते। दिनकर जी, आपने वरिष्ठ कवियों से लेकर के युवा कवियों तक का ढेर सारा अनुवाद किया है, और आपने कई पीढ़ियों की रचनाओं से गुजरते हुए देखा होगा कि उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, शब्दों के साथ व्यवहार का या किसी एक खास प्रवृत्ति की रचनाओं का, और आज की जो पीढ़ी है, इन सब पूरे परिदृश्य पर आपकी एक लंबे समय से नजर है। आप इस पूरे परिवर्तन को कैसे संक्षेप में 2 से 5 मिनट के भीतर बताना चाहेंगे? इसको असमिया कविता का मैंने काफी अनुवाद जो किया है, तो यही देखा है कि भारतीय भाषाओं की दूसरी कविताओं की तुलना में ये बहुत समृद्ध है। ये जरूर है कि इनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है ना। सबसे बड़ी बात है कि असम प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। कविता में जो प्रकृति है बहुत खुल कर आती है। मानव जीवन, लोक जीवन, यहाँ का लोक जीवन जो है, जनजातीय जीवन है, उसका चित्रण कवि करते हैं। इतना ही नहीं, समाज में जो विसंगतियां हैं उसको लेकर भी कवि सामने आते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। और शुरू से समझिए, जैसे कि आप हिंदी में भी जिस तरह छायावाद, उसके बाद जो नई कविता, लगभग उसी तरह परिवर्तन आप असमिया कविता में भी देख सकते हैं। कि पहले जो वरिष्ठ कवि हुए, नलिनीवाला देवी, वो सब जो रघुनाथ चौधरी, इन लोगों ने छायावाद जैसी कविता है लिखी। फिर अमूल्य बरुआ जैसे कवि आए जो प्रगतिशील धारा लेकर आए, है ना। फिर उसके बाद जो आई नीलमणि फुकन आए, और ये हिरेन भट्टाचार्य आई, लोक जीवन, प्रेम, मानवतावाद, इन सब को लेकर के कविताएं लिखी। फिर आए सनम तांती, समीर तांती, नवीन कुमार, ये जो अब उसके बाद जो आज तक के जो नए कवि हैं, तो वो जिस तरह आप देख रहे हैं कि दूसरी भाषाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ भी परिवर्तन हुआ है। क्योंकि समाज में जो भी उथल पुथल होता है वो कविता में आती है, प्रयोग किए जाते हैं, नए नए प्रयोग किए जाते हैं। अभी जो है आप कह सकते हैं कई तरह से प्रयोग हम देख रहे हैं असमिया कविता, भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर। अनीस सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि चूंकि आपकी रचनाओं के बहुत सारे अनुवाद हुए हैं, बहुत सारे अनुवादकों ने अनुवाद किए हैं, आपको किन किन अनुवादकों की रचनाओं में लगा कि मेरी बात पूरी तरीके से इस अनुवाद में आ चुकी है, आ गई है? नहीं समझा हूं क्या? आपकी कविताओं का बहुत लोगों ने अनुवाद किया है, लेकिन ऐसी कौन कौन से लोगों के अनुवाद हैं कि जिनका आपको लगता है कि इसमें मेरी बात का सही अनुवाद हो पाया है, मेरी कविता, मेरे गीत का सही अनुवाद? He is the only man, दिनकर कुमार। वाह। और 2-3 आदमी है असम में किया है, लेकिन दिनकर कुमार का अनुवाद, क्यों हम लोग मिलजुल के रहते हैं ना, कोई कुछ होने से वो धन्यवाद। इसीलिए his translation method is different from others. उनका ट्रांसलेशन का मेथड अलग है। सर, आपने भी, अनीस जी, आपने भी बहुत सारे लोगों का आपकी रचनाओं में ऐसा जिक्र आता है कि आप अनुवाद आपने किए हैं, जैसे हाइकू कविताओं का जो अनुवाद अभी आने वाला है, क्या ये आपके अनुवाद किए हुए हैं या दूसरे लोगों ने ये अनुवाद किया है जो भी किताब आ रही है? क्या जापानी हाइकू, हाँ, ये हमको 110 हाइकू ट्रांसलेशन किया है फ्रॉम अच्छा, इंग्लिश। आपने किया? फ्रॉम डिफरेंट बुक से हम ट्रांसलेट किया है। 3 लाइन्स का है, 3 लाइन का है। और फेमस Matsubasu and Kabasisa and another 8 poets. 10 poets I have included. तो 10 कवि का कविता हम ट्रांसलेट किया है, अभी जो वायरल होगा। तो हमारा निजा अपना टेस्ट से किया है, हमारा जो हम जैसे टेस्ट में, हम जैसे समस्या ऐसे किया है, हमारा अपना लैंग्वेज को लाने को लिए हम कोशिश किया है। क्योंकि हाइकू आपको सुनिए, मात्सुबासु उनका एक बुक है, तो उसका एक कविता 100 ट्रांसलेट किया है। 100
100 frogs. वाह, ये सब बुक है। तो एक कविता बासु का पृथ्वी का 100 ट्रांसलेट किया था। वाह, सबका अलग अलग सिंगर है। यह बास काबायाशी ईसा का बहुत बहुत सारा कविता, एक कविता 6-7 ट्रांसलेट किया है। ये हम इसीलिए हम इस विश्व पे पढ़ गया, हमें अच्छा लगा है को पढ़ने से। जैसे हम जो दुनिया जैसे हमारा साथ में आ गया, पेड़ आ गया, चिड़िया आ गया, इसे करने से इसीलिए हम हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसलेट हाइकू। दिनकर जी First, आपसे जानना this चाहूँ जी, दिनकर जी आपसे जानना चाहूंगा कि दूसरी भारतीय भाषाओं की चीजें असमिया में अभी कितनी पहुंच रही हैं, कितना अनुवाद हो पा रहा है? दूसरी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी में जो बहुत अच्छा लिखा जाता है उसका तो अनुवाद होता ही है। असमिया में हो हिंदी जाता है। की, हाँ, हिंदी की भी बहुत सारी किताबें होती रही हैं। और खासतौर से आप लोगों का साहित्य अकादमी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो जैसे प्रेमचंद से लेकर रेणु तक असमिया में आप लोगों ने अनुवाद करवाया है। और जो और कवि हैं वो समकालीन कविताओं का भी अनुवाद करते हैं। जो असम में आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा और बिहू के समय में सारे अखबार वाले साहित्य विशेषांक निकालते हैं, उसमें काफी अनुवाद भी छपता है विभिन्न भाषाओं का। इसके जरिए हर साल काफी अनुवाद आता है। ये बहुत अच्छा एक माध्यम है कि कई भाषाएं एक मंच पर पहुंच जाती हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे और अनीसुर जमा साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वे जो अनुवाद करने में बहुत लोग रुचि ले रहे हैं, उनको आप लोग संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारा तरफ से ये बात बोलना चाहिए, जो ट्रांसलेशन करने से और ट्रांसलेशन एक कविता करने से बा एक उपन्यास करने से वो तो ट्रांसलेशन होगा, लेकिन उसका दूसरा भाषा का जो रिलेशन, वो रिलेशन अच्छा हो। बहुत अच्छा, यही पहली बात है। दूसरा भाषा से चले शायद आपने मिजोरम से किया है, अरुणाचल किया है, नहीं तो बिहार का, यूपी का, वो people's near, people's come to his the near to the translators, आदमी ट्रांसलेटर के पास आ जाता है। बहुत अच्छी बात, ये अच्छा बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी दिनकर जी। मैं मार्केज का एक इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छा अनुवाद वह होता है जिसमें फुट नोट नहीं होता। तो अनुवाद में एक प्रवाह होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मूल भाषा के साथ छेड़छाड़ करें, उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं, लेकिन दोनों ही भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए। जो अनुवाद करना चाहते हैं उनके पास डिक्शनरी हो, बहुत सारी डिक्शनरी हो, उस शब्दों के लिए बहुत साधना करें। शॉर्टकट नहीं है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। इसके लिए बहुत साधना करने की जरूरत है। और जब आप दोनों भाषाओं पे अधिकार कर लेंगे तो अनुवाद करना आसान है। बहुत ही अच्छी बातचीत रही और आप लोगों ने इतनी अच्छी रचनाओं का पाठ किया। निश्चित तौर पे जो साहित्य अकादमी के इस मंच पर साहित्य प्रेमी आते हैं, उन्हें आप दोनों ही लोगों के इस आज के संवाद और आपकी रचनाओं से बहुत ही फायदा मिलेगा। मैं साहित्य अकादमी की ओर से असमिया के वरिष्ठतम कवि अनीसुर जमान साहब का बहुत बहुत आदर और अभिनंदन करते हुए आभार करता हूं। और दिनकर जी, आपने भी समय निकाला हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आए। मैं आप दोनों ही रचनाकारों, कवियों और अनुवादकों का अकादमी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।